हालांकि कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें तो क्या वही स्थिति जो है वो आपको डोनबास वाले इलाके में नजर आ रही, क्राइमिया डोनबास में जिस तरफ ये युद्ध जाता हुआ बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, एक एग्जाम्पल देंगे हम डोनबास के इलाके में, क्योंकि आपने वो कंपैरिजन ड्रॉ किया है। कहीं ना कहीं डोनबास के इलाके में भी जो लोग हैं वो रूसी ओरिजिन के हैं और खासी नाराज हैं वो यूक्रेन और कीव के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि कीव के एडमिनिस्ट्रेशन ने रूसी ओरिजिन के लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी नजरिए से देखा है। रूस लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बैन कर दिया गया था। ज़ेलेंस्की की सरकार ने ही बैन किया। तो मिन्स्क अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जगह, यानी कि आप डोनबास को ऑटोनॉमी की बात करें, क्योंकि आपने कश्मीर की बात की, मिन्स्क में ऑटोनॉमी की बात की गई है। ऑटोनॉमी देने की जगह, थोड़ा और फ्रीडम देने की जगह आपने उनके लैंग्वेज को बैन कर दिया। वहां पे कई सारी कंप्लेंट्स है कि उनके प्रोडक्ट्स आपने प्रॉमिस किया था कि यूरोप भेजे जाएंगे, इसलिए रूस ना भेजे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इकोनॉमी उनकी सफर करने लगी। तो कहीं ना कहीं ये जो खटास है लोगों में डोनबास की कीव को लेकर, इसका फायदा पुतिन ने उठाया, इसका फायदा रूस ने उठाया। रूस ने इन लोगों को कहा कि आप वैसे भी ओरिजिनली आप रूसी ही हो, रूसी ओरिजिन के हो, रूसी बोलते हो, लेकिन आप लोगों को वो अहमियत यूक्रेन नहीं देता है। तो जो सेपरेटिस्ट थे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर उनको पावर में रहना है, अगर उनको कंट्रोल करना है डोनेट्स्क और लुहांस्क को, तो वो कीव से नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई काफी पुरानी है और 2014 में जब सबसे पहले ये ऑपरेशंस हुए और डोनेट्स्क और लुहांस्क अलग हो गए और रूसी मदद से हुए, तब से लेके अब तक वहां पे शांति नहीं है। तो ये लड़ाई हम आज देख रहे हैं शुभांकर, और आज हम इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डोनबास के इलाके में, क्योंकि आपने कंपैरिजन कश्मीर से दिया है, 8 साल से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। ठीक है। राजेश, एक बार जरा ये बताइए, सवाल गीता ने भी थोड़ी देर पहले पूछा था, कीव की आबो हवा क्या कह रही है? वहां लोगों के थॉट प्रोसेस में क्या अंतर आया है फरवरी के बाद से अब तक? क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, काफी लोग भूल चुके हैं इस युद्ध के बारे में, हिंदुस्तान में जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, क्या लोगों की सोच अभी भी उतनी रिजिड है या उस सोच में कोई लचीलापन देखने को मिला है? देखिए शुभांकर, मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं किसी से बात करता हूं, खासकर अजनबी से, और जब बैठ के, चाहे वो बार हो, चाहे कैफे हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, अगर बात करने का मौका मिलता है तो मैं जानने की कोशिश करता हूं कि लोगों की सोच किस प्रकार की है। ज्यादातर लोग युद्ध के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन जो बातचीत करते हैं उनसे मुझे ये अंदेशा लगा है कहीं ना कहीं एक थकान जरूर आ रही है, फटीग डेवलप हो रही है इस युद्ध की तरफ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में हताहत हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में सैनिक मारे जा रहे हैं, यूक्रेनियन सैनिक भी। और देखिए ड्राफ्ट की बात हो रही है अभी, यानी कि कंस्क्रिप्शन की, जो जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा, उसकी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग ये नहीं चाहते, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका बेटा, भाई या पिता या जो भी है उनके घर के लोग जबरदस्ती फौज के अंदर भर्ती किए जाएं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बॉर्डर पर जाएंगे तो वहां उनका सिर्फ हश्र होगा, खराब हश्र होगा, लोग बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये बात जरूर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ज़ेलेंस्की का फैसला नहीं है, ये यूक्रेनी लोगों का फैसला नहीं है कि लड़ाई लगातार चलती रहे। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो फैसला है लड़ाई चलाने का, ये ज़ेलेंस्की और उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसकी शैडो गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, उनके फैसले हैं, ना कि पूरे यूक्रेनियन लोगों को। यूक्रेनियन लोग इस वक्त इससे थक चुके हैं और कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जल्दी ही ये युद्ध किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाए और ये युद्ध रुक जाए। शुभांकर, ठीक है। गीता, लेकिन क्या देर सवेर अगर यूक्रेन बार बार ये कह रहा है, ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम नेटो का हिस्सा कभी नहीं थे, ना बनेंगे, युद्ध के दौरान भी कहा गया, तो क्या देर सवेर यूक्रेन के अंदर से आवाजें नहीं आएंगी तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? क्योंकि शुरुआत तो यही थी, अफवाह इसी बात को लेकर थी। अगर यही स्पष्टता थी कि यूरोपीय देश आपको शामिल कभी करना चाहते नहीं थे और आपकी कभी इच्छाएं नहीं थी, तो फिर इतनी दूर बात गई क्यों? ये जो इतना नुकसान हुआ है, आपने डोनबास का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा दे दिया, ये क्यों फिर चला गया? देखिए शुभांकर, यूरोपियन यूनियन और नेटो हर इलेक्शन में यूक्रेन में एक मुद्दा है। जब प्रो वेस्ट
पार्टीज कैंपेनिंग करते हैं तो वो इस मुद्दे को उठाते हैं। जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो आप देखेंगे वहां के प्रो वेस्ट जो लीडर्स हैं वो ज्यादातर ये बोलने लगते हैं कि हम अगर पावर में आएंगे या हमें अगर आप वापस वोट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कैसे यूरोपियन यूनियन की तरफ बढ़ेंगे या नेटो का हिस्सा बन जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी उनमें से एक है, वो पॉलिटिशियन जिन्होंने ये प्रोमिसेस रखे थे। राजेश जानते हैं कि इट्स नॉट जस्ट दिस, उनका जो कैंपेन था वो शांति पर था कि अगर मैं बनता हूं प्रेसिडेंट तो मैं कोशिश करूंगा कि यूक्रेन में शांति आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा अशांति और वॉर अगर किसी ने देखा है वो ज़ेलेंस्की के अंदर ही देखा है। हम उनको दोषी नहीं ठहराते हैं क्योंकि इन्वेडर तो रूसी ही थे, लेकिन आपने किस प्रीटेक्स्ट पे ये चेस्ट थम्पिंग शुरू कर दिया कि हम अब नेटो में ज्वाइन करने वाले हैं, हम नेटो ज्वाइन करने वाले हैं या ईयू का हिस्सा होने वाले हैं। और इन्हीं सारे जो स्टेटमेंट्स है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक असेसमेंट था रूस का कि अगर ये चलता रहा तो ये रूस के लिए काफी भारी पड़ सकता है ये पूरा डिसीजन, और इसीलिए कहीं ना कहीं रोकने की भी कोशिश हुई और की गई। लेकिन वो लोग काफी डिटरमिन्ड थे ज़ेलेंस्की एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास, वेस्ट जब मैं कहूंगी बस यूरोपियन देश मत सोचिए, अमेरिका सोचिए, क्योंकि अमेरिका बहुत गहराई से एंगेज कर रहा था ज़ेलेंस्की को कि आप नेटो का हिस्सा होंगे या अगर रूस आपके खिलाफ कुछ भी करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन खड़े कैसे हैं आप? ना आपने यूक्रेन में इंटरवीन किया क्योंकि आपको पता है दैट विल लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। यूरोपियन नेशंस ने साफ कह दिया था कि नेटो इंटरवेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले नुकसान यूक्रेन के बाद अगर किसी को होगा वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया ऐसे जो देश सटे हुए हैं यूक्रेन से उन्हीं को होगा, अमेरिका को नहीं होने वाला। और यहाँ पे इकोनॉमी कोविड के बाद सबकी इतनी खराब है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एक वॉर को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन को। तो शुभांकर कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन, अगर आप देखें तो मिसकैलकुलेशन भी है। और कुछ समय में जैसे राजेश कह रहे हैं जब ये फटीग सेट इन होने लगेगा, वॉर फटीग, तब लोग सवाल भी पूछने लगेंगे कि क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्या ये जरूरी है।